हाय फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो जो हमारी बुक समरी चल रही है द कॉस्मिक कनेक्शन बाय कार्ल सेगन, उसके आई थिंक 10th या 9th चैप्टर पर आ चुके हैं। काफ़ी लंबा गैप के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस चैप्टर को शुरू। द वीनस डिटेक्टिव स्टोरी। फ्रेंड्स, ये चैप्टर कार्ल सेगन की साइंटिफिक स्टोरी टेलिंग का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, जहां शुक्र ग्रह की एक्सप्लोरेशन को एक जासूसी नॉवल की तरह प्रेजेंट किया गया है। यहाँ शुक्र ग्रह कोई रोमांटिक या कोई मैथोलॉजिकल देवता देवी नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक मिस्ट्री है। एक ऐसा केस जिसे सॉल्व करने में दशकों लगे। कई हाइपोथेसिस बनी, फिर टूटी, और फिर डाटा के आधार पर धीरे धीरे सच्चाई हमारे सामने आई। वीनस एक कॉस्मिक पजल की शुरुआत। सेकंड चैप्टर की शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि आखिर शुक्र ग्रह है क्या। पृथ्वी से देखने पर शुक्र ग्रह काफी ब्राइट, बहुत सुंदर, लेकिन बहुत ही रहस्यमय दिखता है। इसीलिए पुरानी सभ्यताओं ने इसे गॉडेस ऑफ लव माना, खासकर जो ग्रीक सिविलाइजेशन है। और एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह का। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह और पृथ्वी दोनों साइज में लगभग बराबर है, मास और डेंसिटी लगभग सिमिलर है, और सोलर सिस्टम में दोनों ही गोल्डीलॉक्स रीजन में प्रेजेंट है और रिलेटिवली काफी नजदीक भी है। इस सिमिलैरिटी ने साइंटिस्ट को दशकों तक ये यकीन करने पर मजबूर किया कि शुक्र ग्रह पृथ्वी जैसा ही कोई ग्रह है, जहां पर महासागर है, बादल हैं, और बादल हैं तो बारिश भी है, और अगर बारिश हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वहां पर भी लाइफ हो। और यहीं से वो डिटेक्टिव स्टोरी शुरू होती है। शुरुआती एजम्पशंस, जब इमेजिनेशन साइंस से आगे थी। 20वीं सदी की शुरुआत के समय पर जब शुक्र ग्रह की सरफेस यहाँ पृथ्वी से नहीं दिखाई दे सकती थी, क्योंकि वहां पर बहुत थिक क्लाउड्स थे, तो साइंटिस्ट और राइटर्स ने शुक्र ग्रह को एक बहुत ही घना ट्रॉपिकल वर्ल्ड के रूप में इमेजिन किया। क्यों? क्योंकि वहां बहुत डेंस क्लाउड्स थे। अब अगर बहुत ज्यादा घने बादल हैं तो इसका मतलब वहां लगातार होने वाली बारिश भी होती होगी, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, और एक ट्रॉपिकल जंगल वहां जरूर होना चाहिए। बहुत बड़ा प्लेनेट है, तो हो सकता है वहां पर डायनासोर या इसी तरह की कोई एलियन लाइफ भी मौजूद हो। साइंस फिक्शन ने इस तरह की बातों को या इमेजिनेशन को और ज्यादा मजबूत किया। सेगन बताते हैं कि कई रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट भी वीनस को एक लाइफ से भरा हुआ प्लेनेट मानते थे शुरुआत में। लेकिन डिटेक्टिव स्टोरी का पहला रूल यही है कि एजम्पशंस तब तक वैलिड रहती हैं जब तक एविडेंसेस उन्हें सपोर्ट ना करें। तो सबसे पहला एविडेंस उन बादलों का रहस्य, क्लू या डिसेप्शन। वीनस इस क्लाउड स्टोरी की सेंट्रल मिस्ट्री है। पृथ्वी से टेलीस्कोप के जरिए जब हम शुक्र ग्रह के बादलों को देखते हैं तो सरफेस तो वहां दिखाई नहीं देती। तो साइंटिस्ट का सीधा क्वेश्चन यही आता है कि आखिर ये जो बादल हैं किस चीज के बने हैं। क्या ये वाटर वेपर्स हैं, लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स हैं? और अगर ये बादल पानी के हैं तो बारिश भी होती होगी, महासागर भी होंगे, और हो सकता है लाइफ भी पॉसिबल हो। लेकिन अर्ली स्पेक्ट्रोस्कोपी ने काफी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दिए। डाटा ज्यादातर इनकम्प्लीट था या नॉइजी था, मतलब अनवांटेड सिग्नल्स उसमें ज्यादा थे, और मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल थी। सेगन यहाँ इस बात पर जोर देते हैं कि साइंस में एम्बिग्यूटी नॉर्मल है और प्री मैच्योर कंक्लूजन्स खतरनाक हो सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ओवरलुक सस्पेक्ट। डिटेक्टिव स्टोरी में अक्सर एक ऐसा सस्पेक्ट जरूर होता है जो शुरुआत में इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह से शुक्र ग्रह की स्टोरी में भी ऐसा ही एक सस्पेक्ट था, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस इफेक्ट। साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा घना है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। पृथ्वी से सैकड़ों गुना ज्यादा थिक वहां एटमॉस्फेयर है। लेकिन शुरुआत में ग्रीन हाउस इफेक्ट को सीरियसली नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय पर पृथ्वी पर इसका इम्पैक्ट कोई बहुत ज्यादा कुछ खास था नहीं। सेगन हमें बताते हैं कि ये एक क्लासिकल ह्यूमन बायस है। हम अननोन वर्ल्ड्स को अपने नोन एक्सपीरियंसेस के लेंस से देखते हैं। अब सबसे बड़ा बदलाव आया रेडियो एस्ट्रोनॉमी से, जहां टेम्परेचर शॉक हमें नजर आया। डिटेक्टिव स्टोरी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक नया टूल इंट्रोड्यूस होता है। शुक्र ग्रह के केस में वो टूल था रेडियो एस्ट्रोनॉमी। रेडियो ऑब्जर्वेशंस ने शॉकिंग रिजल्ट दिए। वीनस का सरफेस टेम्परेचर
450 से 500 डिग्री सेल्सियस था, वहां पर लेड भी मेल्ट हो सकता है। तो यानी कि जिस लाइफ फॉर्म को हम जानते हैं वो वहां कम से कम पॉसिबल नहीं हो सकती। ये डिस्कवरी पुराने जंगल प्लेनेट थ्योरी के खिलाफ थी। अब सवाल उठता है कि वहां पर इतनी ज्यादा हीट क्यों है? क्योंकि सूरज से शुक्र ग्रह की दूरी पृथ्वी की दूरी के आसपास ही, मतलब गोल्डीलॉक रीजन में दोनों की दोनों है। द रन अवे ग्रीन हाउस हाइपोथेसिस। अब इन्वेस्टिगेटर्स यानी साइंटिस्ट ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को सीरियसली लेना शुरू किया। सेगन यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि शुक्र ग्रह पर शुरुआत में वाटर वेपर्स वहां पर था। मतलब वाटर वेपर्स के साथ एक और प्रॉब्लम है जो इग्नोर की कर दी जाती है कि वाटर वेपर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है। अब जैसे ही वहां धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, इवेपोरेशन और ज्यादा बढ़ा। अब इवेपोरेशन बढ़ा तो ग्रीन हाउस और ज्यादा, मतलब गर्मी और ज्यादा बढ़ी, और इस तरह से एक फीडबैक लूप शुरू हो गया। शुरुआत में क्या हुआ, जितने भी महासागर थे वे उबलने शुरू हो गए, बॉयल हो चुके थे, वाटर वेपर्स की फॉर्म में ऊपर के एटमॉस्फेयर तक पहुंच गए। अल्ट्रावायलेट रेज ने वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया होगा, और अंत में क्या, हाइड्रोजन तो स्पेस में निकल गई होगी, लेकिन ऑक्सीजन वहां की रॉक्स के साथ बाइंड हो चुका होगा। नतीजा क्या निकला, वीनस परमानेंटली ड्राई और सुपर हॉट प्लेनेट बनकर रह गया। ये रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी के लिए भी एक वार्निंग स्टोरी बन जाता है। स्पेसक्राफ्ट मिशन, ग्राउंड ट्रुथ की तलाश। डिटेक्टिव स्टोरी में आई विटनेस एविडेंस की जरूरत होती है। अब वीनस के लिए आई विटनेस बने स्पेसक्राफ्ट। सोवियत मिशन था वनेरा मिशन आई थिंक, और अमेरिका था मेरिनर मिशन। सेगन यहाँ बताते हैं कि वनेरा लैंडर इनिशियली नरकीय कंडीशन में उतरे थे। क्रशिंग प्रेशर था, एट बर्दाश्त से बाहर टेम्परेचर और एसिडिक एटमॉस्फेयर। कई लैंडर्स मिनट्स में डिस्ट्रॉय हो चुके थे, लेकिन उस समय उन्होंने बेशकीमती डाटा भेजा पृथ्वी तक। सरफेस रिवील हुई, रॉकी ट्रेंड वहां मिले, कोई महासागर नहीं थे, किसी तरह की कोई वेजिटेशन नहीं थी, यानी कि किसी तरह का कोई लाइफ सिग्नल जो आंखें से दिख सके वो उस समय पर वहां नहीं था। वीनस कंप्लीटली डिसमिस्टिफाइड हो गया, और साथ में एक उसका दुखद, उस सुंदर कहानी का अंत भी हुआ। वीनस वर्सेस अर्थ, ट्विन प्लैनेट्स, डाइवर्जेंट डेस्टिनीज। सेकंड इस चैप्टर में बार बार वीनस और अर्थ का कंपैरिजन करते हैं। दोनों ग्रहों की शुरुआत बिल्कुल एक साथ हुई, एक तरह से हुई, लेकिन थोड़ा सा बदलाव रहा दोनों में, और आउटकम आज बिल्कुल कंप्लीटली दो अलग अलग प्लेनेट, अलग अलग वर्ल्ड। तो इससे हम क्या सीखने को मिलता है, स्मॉल चेंजेस इन इनिशियल कंडीशन कैन लीड टू कैटास्ट्रोफिक डाइवर्जेंसेस। हम पृथ्वी को कह सकते हैं कि वो इस मामले में लकी रहा, सूर्य से बिल्कुल सही डिस्टेंस रहा, प्लेट टेक्टोनिक्स थी, कार्बन का साइकिल रहा, और लिक्विड वाटर जो रहा वो ज्यादातर स्टेबल कंडीशन में रहा। वहीं इस मामले में शुक्र ग्रह अनलकी और अनस्टेबल पार्ट पर चलता चला गया। वीनस एज ए कॉशनरी टेल। फ्रेंड्स, सेगन वीनस को सिर्फ एक प्लेनेट नहीं मानते, बल्कि पृथ्वी का फ्यूचर या पॉसिबल मिरर भी कहते हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रोल में ना रहे, क्लाइमेट फीडबैक लूप एक्टिवेट हो जाए, तो पृथ्वी का भी वही हाल हो सकता है जो वीनस का हो चुका है। प्रेजेंट ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन में एक सर्टेन पॉइंट है कि अगर हम वहां से क्रॉस कर गए तो वापिस आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जो प्रेजेंट डे एनवायरमेंट है वो ज्यादा दूर नहीं है, वो 2 या 3 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो ये चैप्टर हमें बड़े ही सावधानी से, बिना किसी पॉलिटिकल लैंग्वेज को यूज किए, प्योर साइंटिफिक लॉजिक्स के साथ ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज कितना खतरनाक हो सकता है। साइंटिफिक मेथड एज ए डिटेक्टिव वर्क। सेगन वीनस स्टोरी को एक एग्जाम्पल की तरह यूज करते हैं कि साइंस कैसे काम करती है। सबसे पहले हाइपोथेसिस प्रपोज होता है, फिर ऑब्जर्वेशंस टेस्ट करती हैं, रॉन्ग आइडियाज को हटा दिया जाता है, और बेटर एक्सप्लेनेशंस सरवाइव करती हैं। इससे पता लगता है कि साइंस बिल्कुल लीनियर नहीं होती। वीनस की स्टोरी में कंफ्यूजन था शुरुआत में, एरर, बार बार गलतियां हमें मिली, किसी तरह का बायस भी हमें बना, क्योंकि पृथ्वी के रेफरेंस से हम देख रहे थे उसको। बाद में करेक्शंस हुई, और सब कुछ एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शामिल होता है। ह्यूमन ह्यूमिलिटी एंड कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। चैप्टर के अंत में सेगन यहाँ बार बार हमें याद दिलाते हैं कि नेचर हमारी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलता। प्लेनेट मिथ्स नहीं है,
बल्कि फिजिकल सिस्टम है, रियल इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। और अगर हमने चूक की तो वो हमें माफ़ भी नहीं करेंगे। वीनस इसी मामले में हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। ये चैप्टर सिर्फ वीनस के बारे में नहीं है, ह्यूमन क्यूरियोसिटी के बारे में है, ओवर कॉन्फिडेंस के डेंजर के बारे में है, एविडेंसेस बेस्ड थिंकिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में है। वीनस हमें सिखाता है कि यूनिवर्स बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत अलग भी। अगर मैं इस चैप्टर को समराइज करने की बात करूं तो कह सकता हूं द वीनस डिटेक्टिव स्टोरी एक साइंटिफिक मिस्ट्री से शुरू होकर एग्जिस्टेंशियल वार्निंग पर खत्म होता है। अब वीनस कोई किसी तरह की देवी या देवता नहीं रहा, बल्कि एक नरकीय दुनिया है हमारे लिए। एक साइलेंट रिमाइंडर कि प्लैनेट्स भी चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतते हैं। कार्ल सेगन वीनस को देखकर यही कहते हैं कि एक्सप्लोरेशन हमें समझ देता है, और समझ हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हमारा फ्यूचर तय करता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास इस चैप्टर को समझाने का। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।